फ्रेंड्स में लड़ाई होती ही रहती है, वैसे हमारी भी लड़ाई हुई। अभी आजकल जिम में ऐसा हो गया है, सब लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे कि अगर हमारे यहाँ से कम बच्चे जा रहे हैं तो जीतने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कम नहीं हुआ। और जितना पानी पी सकते हो, जितना पानी उतना पानी पीना, जिसके वजह से क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहीं से इन्हें प्लेसमेंट भी मिली है हमारे नागपुर के सोलर स्क्वायर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहां पे ये एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी उस अचीवमेंट के बारे में जो इन्हें हमारे पॉडकास्ट तक खींच कर लाई, या फिर यूं कह लीजिए कि हमें मजबूर कर दिया उन्हें आपसे मिलवाने के लिए। जी हाँ, रिसेंटली जुलाई 2025 में एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ, और वो हुआ थाईलैंड में, जहाँ पे थाईलैंड में लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे ये भाई साहब गए और इन्होंने गोल्ड जीत कर लाया, वो भी इंडिया के लिए। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलवाना चाहूँगा हमारे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर उज्जवल आगरकर सर से। सो वेलकम सर। थैंक यू। आई होप आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा होगा, और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग मी। ओके, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये उम्र है, ये उम्र में लोग मतलब कि वैसे तो जाते नहीं है थाईलैंड, ठीक है, लेकिन जो लोग जाते हैं थाईलैंड वो घूमने के लिए जाते हैं यार। और आपको मतलब कि आपके मन में क्या आया ऐसा कि आप थाईलैंड में गए और गोल्ड जीत के आ गए वहाँ से? सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ये पावर लिफ्टिंग का ही पार्ट है, जिसमें हैक लिफ्ट होती है। हैक लिफ्ट मीन्स बैक डेड लिफ्ट, जो पीछे से अपन पुल करते हैं। अच्छा, डेडलिफ्ट जो होता है उसमें हम सामने से पुल फ्रंट से करते करते हैं, हैं, पुल करते हैं। और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वही चीज़ वही पीछे से पीछे खींची से जाती है। क्या अच्छा। पुल करते हैं। और उसमें 2 हैंड कलरिंग भी होती है, बाइसेप कर्ल्स बोलते हैं उसको। और उसमें इंक्लाइन बेंच प्रेस भी होता है, जो पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस होता है। और 2 हैंड कर्लिंग ये पावर लिफ्टिंग में नहीं होता, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में होता है। तो मेरी जर्नी ऐसी है, मैंने पावर लिफ्टिंग में नहीं क्या अपना करियर किया। फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला। डिस्ट्रिक्ट में मैंने नागपुर में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी था 2025। और उसके बाद मैंने स्टेट खेला, स्टेट में मेरा सेकंड पोजीशन आया था। उसके बाद नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ। नेशनल हमारा हुआ कोल्हापुर में, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्लेस नहीं मिली, जिसके वजह से मैं एकदम निराश हो गया। वहाँ पे मेरे कोच मिले श्रीकांत वरनकर सर एंड सौरभ रंगारी सर। उन्होंने मुझे बताया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में मुझे उन्होंने बोला कि रिसर्च कर क्या होता है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। और ये गेम के बारे में मुझे फिर गूगल से, फिर मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने वो देखा, मैंने समझा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग क्या होती है। उसके बाद मैंने जून में 7 तारीख को MLA हॉस्टल में वेस्ट जोन हुआ था। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया 76 कैटेगरी में। और वहाँ पे मैंने मतलब मेरे स्टार्टिंग थी, तो मैंने 180 का अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट, जो अच्छा चला गया। 190 का अटेम्प्ट भी चला गया। मुझे अपने ऊपर क्या ये नहीं था विश्वास कि मैं 200 भी मार लूँगा, पर वो कुछ रीज़न के वजह से फेल हो गया। सो मेरी सेकंड प्लेस आई थी वेस्ट जोन में। तो फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम के लिए। फिर वहाँ से जर्नी एकदम चेंज हो गई। फिर कौन सा जो एमएलए हॉस्टल में हो रहा हाँ, था? ओके। तो वहाँ का जो कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे भी मतलब स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हुई थी क्या?
वो वहाँ पे जैसे कि अभी जम्मू में नहीं क्या स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का नेशनल हुआ था, पर मुझे वहाँ पे पता नहीं था। कहाँ, जम्मू में? जम्मू कश्मीर में। ओके। तो मुझे वहाँ पे पता नहीं था, मतलब मैं डायरेक्ट नेशनल पावर लिफ्टिंग का नेशनल खेल के डायरेक्ट वेस्ट जोन खेला था। इससे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला था। डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद स्टेट खेला, उसके बाद डायरेक्ट वेस्ट जोन खेला, नेशनल नहीं खेला पावर लिफ्टिंग की वजह से। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था, जैसे वेस्ट जोन बोल रहे हो आप, सो ये पैन इंडिया के हिसाब से वेस्ट जोन होता है या फिर ये स्टेट वाइज होता है? नहीं सर, ये नेशनली काउंट होता है। जैसे कि इसमें राजस्थान हो गया, जम्मू हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जैसे जो भी वेस्ट कंट्रीज वेस्ट स्टेट्स है उनका वेस्ट जोन होता है। ओके। हाँ मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि अभी आपने बात बात में बताया कि आपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का भी टाइटल जीता था, तो वो नेशनल लेवल पे था या महाराष्ट्र लेवल पे? ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। जहाँ तो पे आपने जब वो कंपटीशन जीता और वो टाइटल जब आपको मिला, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ बाद में देख के कि कुछ लोगों ने बोला होगा कि बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, आजा मिल ले? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ओके। पर मैंने अभी इंटरनेशनल करके उनका मुंह शांत कर दिया है। ओह वाह। एक चीज़ जो है ना, मुझे भी मतलब ये चीज़ पूछनी थी, सो मैंने सोचा था कि कभी कोई वैसा पर्सन या गेस्ट आएंगे तो मैं पूछूंगा। अभी आपने वो टाइटल जीता हुआ है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मुझे ये मतलब आपके थ्रू लोगों को भी बताना है और ये भी मुझे भी जानना है कि वो क्या फॉर्मेट्स होते हैं जिसके बेस पे आपको वो टाइटल मिलता है। सो मैं अपना एजुकेशन के लिए औरंगाबाद चला गया 11th-12th करने और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करने। सो वहाँ पे डिफेंस करे एकेडमी था, वहाँ पे मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया। मेरा 1 साल अच्छा गया। उसके बाद से फिर कोरोना स्टार्ट हो गया, उसके वजह से मेरा 11th-12th भी अच्छे से नहीं हो पाया और एनडीए की प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई। उसके वजह से फिर मुझे वापस नागपुर आना पड़ा। वहाँ पे फिर मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग मतलब स्टार्ट हुई। सो कोरोना की वजह से 1 साल तो पूरा ड्रॉप हो गया। तो कैसे घर पे रहो और बाहर मत निकलो, तो वैसी सिचुएशन हो गई। एकदम से आपका एनडीए से इंजीनियरिंग की तरफ कैसे आप मतलब मूव किए? सर अभी जैसे कि 1 साल का गैप पड़ गया था, स्टडीज़ पे कोई फोकस नहीं था। सो उसके वजह से मेरा एनडीए भी नहीं हो पाया। सो मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग करके फिर मैं तो किसी ने आपके पापा को बोला कि इंजीनियरिंग में स्कोप है तो एडमिशन करा दिया? वही छुआ। ऐसा ही हुआ था? हाँ वही छुआ। तो उसके बाद मैंने सीईटी दी। सीईटी में मेरे अच्छे खासे मार्क्स नहीं आए। सो जिसकी वजह से मुझे एसबी जैन, मतलब एसबी जैन भी बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन की। सो उसके बाद फिर से लॉकडाउन हुआ 1 महीने का। तब मेरी फिज़िक कुछ भी नहीं थी, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको कि मतलब शरीर देखने लायक नहीं था। ओके, लाइक मोटे हो गए थे या मोटे पतले हो गए थे? मोटा मोटा हो गया था ओके। मैं। उसके बाद फिर मैंने सब मुझे बोलते थे ये क्या कर रहा है, कैसे दिख रहा है। मुझे मतलब ऐसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होती थी, इतना मोटा हो गया था मैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की फिटनेस में। मैंने सबसे पहले पुलिस फिटनेस सेंटर में नहीं क्या जिम लगाया। वहाँ पे फिर मैंने 1 साल नहीं क्या सिर्फ अपने बॉडी पे दिया। फिर वहाँ से मैं 86 से 64 तक आ गया। मैंने इतना अपना वेट लूज़ कर लिया था। फिर वहाँ पे मेरे दोस्त मिले, फिर उन्होंने मुझे नहीं क्या, वो बहुत हेवी हेवी मारते थे क्योंकि आजकल क्या मारते थे? वेट्स, ओके। अभी आजकल जिम में ऐसा हो गया है सब लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं। ओके, ईगो ये लिफ्टिंग कर बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बोला आपने, ईगो लिफ्टिंग। हाँ। ओके, ये ईगो लिफ्टिंग क्या होता है? जैसे कि एक बंदा 20 किलो उठा सकता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए 30-30 किलो उठा के अपनी हालत ये करता है। मतलब जितनी कैपेसिटी नहीं है कैपेसिटी उससे नहीं है, ज़्यादा उससे उठाना, ज़्यादा उठाना, उससे ज़्यादा मतलब उससे सामने वाले को मतलब उठा के शो करना कि आई एम हाँ कैपेबल। उससे बहुत सारी इंजरी होती है।
मैं भी उसी चीज़ में था। मैंने भी ईगो लिफ्टिंग किया। ईगो लिफ्टिंग से मैंने पावर लिफ्टिंग सीखा। मतलब पावर लिफ्टिंग नहीं बोल सकते, मतलब हाँ, मैं डेडलिफ्ट मारता था। मतलब वहाँ से वो क्रेज आया आपको कि कुछ तो भी एक्स्ट्रा करना चाहिए। हाँ, फिर मुझे पता चला पावर लिफ्टिंग भी होती है। मैं कॉलेज से खेला यूनिवर्सिटी। वैसे यूनिवर्सिटी खेला तो मुझे कुछ इतना ये नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तब पता चला कि मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। सो इसके बाद फिर मैं अपना प्रिपरेशन करते गया। प्रिपरेशन करते गया तो 2023 में पावर हाउस ओके। पावर हाउस नाम की एक जिम है, फ्रेंड्स कॉलोनी में न्यू न्यू ओपन हुई थी। सो मैं बोला कि अपन एक बार जाके देखते हैं वो जिम कैसा है। मैं कौन सी जिम? पावर हाउस। ओके, तो फिर आफ्टर दैट मतलब आपने जिम ज्वाइन करने का सोचा दूसरी जगह पे? हाँ, तो मैंने सोचा था, तो मैंने वहाँ पे पूछा। आपने ज्वाइन किया पावर हाउस जिम? नहीं, मैंने पहले वहाँ पे जाके नहीं क्या विज़िट करके आया पावर हाउस कैसा क्या है, क्योंकि वो उनकी हाइप बहुत ज़्यादा थी पावर हाउस की। सो मैं जाके देखा, मैंने जिम विज़िट किया, टूर किया एक जिम का। फिर वहाँ पे उनकी एनुअल मेंबरशिप के बारे में पूछा कैसा क्या है, तो बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से मैंने अपने पापा को भी बताया कि ऐसा अपने घर के पास जिम है, मुझे वहाँ पे लगाना है। तो पापा बोले कि अपना पुलिस जिम है, वापस प्रैक्टिस कर, अपन को इतना सामने नहीं जाना है, अपन को सिर्फ बॉडी मेंटेन रखनी है। उसके बाद एक तो महीने बाद आपके फादर क्या पुलिस में है क्या? मेरे ओके। पापा क्राइम ब्रांच में है, सीपी ओह, ऑफिस में। क्राइम ब्रांच। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो फिर मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी वहाँ से। एक महीने बाद निका पावर हाउस ने डेडलिफ्ट पार्टी करके एक चैम्पियनशिप अनाउंस की थी। सो मैं बोला इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो मैंने ट्राई किया 60 to 70 कैटेगरी में। सो मैंने फर्स्ट टाइम 190, फर्स्ट अटेम्प्ट 190 का दिया था, जहाँ पे मुझे सर ने बोला भी था तू सच में 190 उठा लेगा क्या। और तब आपकी एज क्या रही होगी? तब मेरी एज 21। 2021। हाँ। ओके। सो मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। वहाँ से फिर मुझे वहाँ पे मेरा प्लेस्ड आ गया। मैंने 190 का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने वो अच्छे से मारा। 200 का मारा, और 210 में मैंने नहीं क्या फर्स्ट प्लेस अचीव कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे 1 साल की एनुअल मेंबरशिप मिल गई जिम के? जिम की। वही जिम में मैं एक महीने पहले गया था विजिट के लिए कि मुझे ये जिम लगानी है, पापा ने मना कर दिया था। वही जिम मुझे सामने से बुला, ये कौन सी जिम थी? ये पावर हाउस जिम। ओके। सो उनको कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखा आपके अंदर, और उसके बाद उन्होंने ऑफर दे दिया आपको। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो वाले जिम से मुझे और पता चला पावर लिफ्टिंग के बारे में, विदर्भ फेडरेशन के बारे में, जो पावर लिफ्टिंग पीआई ओके। वो कराता है। मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है कि आपकी एज कम थी और पोटेंशियल काफ़ी अच्छा था, और फिर उसके बाद में आपको मेंबरशिप भी मिल गई, ठीक है। बट होता क्या है कि जैसे आपने बोला कि ईगो लिफ्टिंग या फिर मोटिवेशन में आके या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आके कई बार क्या होता है ना कि हम एक्स्ट्रा वेट या फिर कोई एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर देते हैं, है ना? तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि क्रैम्प्स आ जाते हैं या फिर इंजरीज आ जाती हैं। तो वैसे केसेस को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, या फिर उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते सर जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने भी एक टाइम पे ईगो लिफ्टिंग किया था, जिसकी वजह से मेरा बैक पेन अभी भी है। मुझे सोने में दिक्कत आती है। हो? हाँ। हाँ, और ये कौन से साल से है? ये मुझे 1 साल से है, जिसकी वजह से मैं अभी भी इस चीज़ से नहीं क्या। अभी ओवरकम करने के हो हाँ। आप? ओके। सो तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है? ट्रीटमेंट तो नहीं है सर, पर मैं अपना एक्सरसाइज से मैं अपना वो कवर कर लेता हूँ। तो क्रैम्प वगैरह आने की वजह से मतलब आपको दिक्कत हो रही है, सो दैट किसी मेडिकल या फिर डॉक्टर को दिखाया नहीं आपने? जैसे ही क्या है, हमारे जिम में ही एक डॉक्टर है, उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ। हमारे भरत भैया भी है, मेरे फर्स्ट कोच है वो।
ओके, वो अभी तक मेरे क्या नाम है उनका? भरत। ओके, वो भी एक पुलिस मैन ही है। उन्होंने विदर्भ श्री टाइटल जीता है, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। सो उन्होंने मुझे बताया ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और जितना पानी पी सकते हो, जितना पानी उतना पानी पीना, जिसके वजह से क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे और सामने में जाके हमें नहीं क्या क्रैम्प्स भी नहीं फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मोबिलिटी आती है बॉडी के अंदर, राइट? हाँ। फिर उसके बाद मुझे मेरे दोस्त मिले वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि पावर लिफ्टिंग इस फेडरेशन में भी होती है। सो मैं उसके साथ ट्रेनिंग करना चालू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेला, फिर स्टेट खेला। उसके बाद कुछ हो गया, कुछ रीज़न के वजह से, क्या हुआ था? वो मैं बताना नहीं चाहूँगा। मतलब क्रैम्प था, इंजरी थी, क्या था? नहीं नहीं, वो फ्रेंड्स में लड़ाई होती ही रहती है, वैसे हमारी भी लड़ाई हुई। सो हम अलग अलग हो गए, नेशनल के पहले हम अलग अलग हो गए। ग्रुप्स डिवाइड हो गए। हाँ, ग्रुप्स डिवाइड हो गए। उसके बाद से फिर मैंने अपना अलग वर्कआउट चालू किया, उन्होंने अलग वर्कआउट चालू किया। फिर यहाँ से हम नेशनल गए। नेशनल के बाद हम एक दोनों एक ही कैटेगरी में थे। वो उन्होंने भी अच्छा किया, मैंने भी अच्छा किया, पर हमारा कुछ रीज़न की वजह से प्लेस नहीं लगी। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कुछ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। नेशनल में मुझे 2 सर मिले जो वर्ल्ड के ट्रेजरर भी है, श्रीकांत वरनकर और सौरभ रंगारी, जिन्होंने मुझे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में बताया, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होती क्या है, कैसे खेलते हैं। सो उन्होंने मुझे बताया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में गूगल कर, कुछ भी होता है तो हमसे पूछ। तो मैंने उनसे, उनके कोऑर्डिनेटर में था, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे पूछा, श्रीकांत सर से और सौरभ भैया से। सो मैंने जर्नी स्टार्ट की वहाँ से। जैसे ही अभी मैं नेशनल खेल के आया था, वैसे ही अगले महीने जून में नेशनल वेस्ट जोन था। सो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैंने अपना पूरा पोटेंशियल दिया और मुझे सेकंड पोजीशन आई, जिससे मेरी आगे मैं सिलेक्शन हुआ इंडियन टीम के लिए। सो वहाँ से मेरी जर्नी एकदम ही चेंज हो गई। ओके, तो मेरा अभी ये पॉइंट है कि ये तो रही आपके बिगनिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि जो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे थाईलैंड में जो कंपटीशन हुआ, उसकी मतलब कि क्या तैयारी रही, और उसके बाद में क्या मेंटल प्रेशर था, और आपने उन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया, और वहाँ पे आप किस तरीके से, वो कंपटीशन का माहौल क्या था और किस तरीके से आपने जीता? जैसे अभी एमएलए हॉस्टल से मैंने कंपटीशन जीता, वैसे ही 1 महीने बाद मेरा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की इंटरनेशनल इवेंट था। सो उसके लिए मेरे पास सिर्फ 1 महीना था। 1 महीने में मुझे बहुत सारी दिक्कत आई, क्योंकि इंटरनेशनल की फ़ीस भी भरनी थी कंपटीशन की, और मुझे अपना प्रिपरेशन भी करना था बहुत ज़्यादा। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपना। पापा ने भी मुझे बहुत मदद की, बहुत। उसके वजह से मुझे सामने में जाने के लिए और पापा ने पापा ने सपोर्ट किया, तो फिर बाद में पापा ने ऐसा भी बोला क्या कि मतलब अगर जीत के नहीं आओगे तो फिर उसके बाद में घर में नहीं आना, या फिर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ? पापा को पता ही था मैं मेडल लेके आऊँगा ही, अच्छा, कंफर्म थे? कंफर्म। क्या बात है सर। फिर ओके। उसके बाद मैंने अपना पूरा पोटेंशियल दिया उस गेम पे। हाँ, फिर पहले तो हम यहाँ से कोलकाता गए। हाँ। कोलकाता से हमारी फ़्लाइट थी। हम्म, सो फिर हम फ्लाइट से बैंकॉक गए। बैंकॉक से फिर हमारा ट्रैवल टूर था। हम्म। सो वहाँ पे जाके फर्स्ट डे हमारा वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग चालू हुई। वहाँ से हमको 2 दिन का रेस्ट मिला था बैंकॉक जाके। फिर वहाँ से पटाया जाना था, क्योंकि पटाया में हमारी चैम्पियनशिप। चैंपियनशिप थी। सो हमारा 16 को वेइंग हुआ। 16 को वेइंग होने के बाद 17 को मेरा फर्स्ट कंपटीशन था इंटरनेशनल लेवल पे। सो मेरा वेट था 74.600,
जिसकी वजह से मैं 76 कैटेगरी में खेला। मैंने वहाँ पे सबसे पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस की चैम्पियनशिप हुई। वहाँ पे मैंने 100 केजी का इंक्लाइन बेंच प्रेस अटेन किया, जिसकी वजह से मैंने अपने वेट कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस अचीव किया। उसके बाद फिर तुरंत मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चालू हुई। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सबसे पहले मेरा 2 हैंड कर्लिंग हुआ, जिसमें मैंने 50 वो क्या होता है? बाइसेप कर्ल। कैसे, मतलब कंपटीशन था? हाँ, कंपटीशन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जैसे कि 2 इवेंट है, जैसे कि इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी 2 ये होते हैं, अपने कंपटीशन होता है, जिसमें एक होता है हैक लिफ्ट और एक होता है 2 हैंड कर्लिंग। जो मैंने 2 हैंड कर्लिंग में 57.5 केजी 2 हैंड कर्लिंग किया। उसके बाद फिर मेन आता है हैक लिफ्ट। ओके। हैक लिफ्ट इज़ अ पार्ट ऑफ डेड लिफ्ट। अच्छा। सो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 220 का, जो मैंने एकदम आराम से क्लियर कर लिया। फिर 227.5 दिया, वो भी मैंने आराम से कर लिया। और फिर मैंने अपने ऊपर इतना विश्वास आ गया कि मैं 240 भी मार लूँगा। सो मैंने 240 का अटेम्प्ट दिया, वो मैंने इतना क्लियरली मार लिया। उसकी वजह से अभी और अगले साल के लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जो तो वहाँ पे जो आपने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जो वेट उठाया था वो कितना था? वो 240। 240। और आपके बाद में जो सेकंड रैंक आए थे उन्होंने कितना उन्होंने पिक किया था? 230। 230। हाँ। ओके, उनसे 10 केजीज ज़्यादा। ओके। सो वो नेपाल के थे, हम्म। बहुत अच्छे थे वो। अच्छा। जैसे कि अभी मैंने अच्छे आदमी थे? बहुत बहुत हम्बल थे। आप समझे नहीं शायद। नहीं नहीं सॉरी। नहीं। हाँ। उसके बाद फिर मैंने जैसे 240 का। अच्छा, एक चीज़ मुझे बोलनी है आपके बारे में कि आप तो मतलब गोल्ड जीत के आए, वो भी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, है ना, और वो भी वर्ल्ड लेवल पे। बट आपकी वॉइस सुन के ना कोई बोलेगा नहीं या कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इतना बड़ा कंपटीशन दे के आए हो आप, ठीक है ना। तो आपकी जो वॉइस है और आपका जो काम है, दोनों में बहुत फ़र्क है ना। और जितने ही स्ट्रांग आप हो फिज़िकली, उतने ही पोलाइट हो आप, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे एक चीज़ और जाननी थी आपके बारे में कि लाइक जब आप वहाँ से जीत के आए तो आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अपने सोसाइटी की तरफ से क्या सपोर्ट मिला और कैसा फील हो रहा है जीत के आने के बाद? सर ये तो बहुत मुश्किल है बताना। बताना पड़ेगा। जैसे कि सर मुझे पूरा जितनी भी अभी तक की हेल्प हुई है वो मेरे पापा ने की है। गवर्नमेंट से मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। तो ही इज़ द बैकबोन। यस। सो जैसे कि हम गए थे मदद के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक छोटी चीज़ नहीं है, उसके लिए बहुत फाइनेंस भी चाहिए फाइनेंस होता भी है। चाहिए। हाँ। सो हम गए, हम हमारा कुछ मदद नहीं हो पाया। सो पापा ने बोला मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, तू बस खेल। सो जितना भी था वो मेरे पापा ने किया। ओके। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि आप लोग जिन लोगों के पास गए, है ना, स्पॉन्सरशिप के लिए, आई थिंक, राइट, तो वहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, है ना, जाने के लिए। ओके। और फिर उसके बाद में आपके पिताजी ने सारा कुछ मतलब कि ये किया, अरेंज किया, और उसके बाद में आप गए वहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बोलनी है कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो मतलब जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो इतने कैपेबल हैं, जो ऐसे प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, चाहे प्राइवेट पर्सन हो, चाहे आपका मतलब खुद का बिजनेस हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सपोर्ट की वजह से और आपकी स्पॉन्सरशिप की वजह से कोई प्लेयर इतना बड़ा नाम कर सकता है इंडिया का, या फिर आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकता है एक अच्छे लेवल पे इंडिया को, तो मेरे ख्याल से ज़रूर उनको स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए। ज़्यादा ना सही, लेकिन जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से हेल्प करना बनता है। क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं,
ये सोच के बड़े नहीं होते कि हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी या फिर फाइनेंसेस का इशू आएगा, ये क्या होता है। ये जब प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन जो होती है वो इसी हिसाब से होती है कि एक माइंडसेट होता है कि हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, राइट। एंड सिर्फ उस चीज़ को लेके ये लोग मेहनत करते हैं और फिर एक टाइम पे आके इन्हें पता चलता है कि मतलब फाइनेंस भी एक पार्ट है जो कि बहुत मायने रखता है इनकी जर्नी के लिए। सो अगर आप लोग को कभी ऐसा दिखता है, इनके सामने से ऐसा कोई अप्रोच करता है बाद में, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं सामने वाले में पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, तो बिल्कुल सपोर्ट करें और इन्हें आगे बढ़ाएं ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो आगे बढ़ें और अच्छा नाम करें। सो बैक टू दी इंटरव्यू प्लीज़। सर मैं आपको स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि महाराष्ट्र में इस गेम को मान्यता नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर हर एक स्टेट में इसको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है इस गेम को। महाराष्ट्र में ये नहीं होने के कारण बहुत सारे प्लेयर्स इस गेम के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए मना करते हैं, जिसके वजह से सर हमें महाराष्ट्र से इतने कम स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए नहीं मिलते। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है, सो दैट उतने प्लेयर्स जाते नहीं हैं। और ऑन दी अदर साइड क्या ऐसा भी है वर्ल्ड लेवल पे कि अगर हमारे यहाँ से कम बच्चे जा रहे हैं तो जीतने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कम नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे श्रीकांत सर है, वो बहुत ट्राई कर रहे, गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे कि ये गेम भी महाराष्ट्र के अंदर इसको भी आए, मान्यता मिले मान्यता मिले, महाराष्ट्र के अंदर। जिसके वजह से सर हमें सामने जाके गवर्नमेंट जॉब का भी लाभ हो हम्म। और और बहुत सारी बहुत सारे। पॉसिबिलिटीज बने, हाँ आपको फैसिलिटीज मिले। हाँ वही तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है नहीं इस है, गेम को, आए कुछ भी आपका नहीं ऐसा है। कहना है। हाँ महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ओके। और बाकी गेम्स को है। बाकी गेम्स को है। ओके। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अलावा पावर लिफ्टिंग को भी है। हाँ पावर लिफ्टिंग को इसी साल से आया है। अच्छा, इस साल से मिला है। हाँ ओके। एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो है उसको भी मिलने का है। हाँ ओके। तो अगर मान्यता मिल जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपके हिसाब से क्या लगता है क्या हो जाएगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? सर सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी गवर्नमेंट। जैसे कि अभी आप बात करेंगे, अभी रेलवे की क्या वैकेंसी निकले स्पोर्ट्स कोटा के लिए, वहाँ पे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का नाम नहीं है, पावर लिफ्टिंग का नाम है। ओके। पर सर हमने तो इंटरनेशनल जाके कंट्री का नाम इतना यहाँ तक गौरव किया है। सो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारे सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, श्रीकांत सर, ओके। सौरभ सर, ओके। जिसकी वजह से हमारा आई होप, हाँ बिल्कुल, आई होप कि जल्द ही स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को भी अप्रूवल मिल जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, हाँ ये लोग जो हमारे नागपुर के जो प्लेयर्स हैं ना, इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि बिकॉज मुझे जो लगता है, तो अगर इन लोगों ने आपका पॉडकास्ट देखा और इन्हें शायद आपकी बात पसंद आए, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी अप्रूव हो जाए और जो वो कैटेगरी है स्पोर्ट्स कोटा वाली, उसमें भी नाम आ जाए। क्योंकि आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। मैं ही क्या, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं कि चाहे कोई भी गेम हो, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को, तो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप जब तक अपने सोसाइटी में हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में हो, बात अलग है, लेकिन जैसे ही वो क्राइटेरिया बढ़ के आगे निकलते हो, तो फिर उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आती हैं। अगर वही जो कंपटीशन आपने इंटरनेशनल लेवल पे दिया,
अगर वही कंपटीशन की मैं बात करूं कि जब आपने नागपुर में दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा होगा, राइट? तो ठीक उसी तरीके से आप जिस तरीके से सीखते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद में आपको समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे लिए अगर सही नहीं हुई तो ऐसा दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। और आई थिंक कि मतलब ये चीज़ हो जाएगी, है ना? हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो इसके बाद में मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा आपसे कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट किया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे स्पोर्ट्स सर है, एसबी जैन कॉलेज है, पावर हाउस जिम है, भरत भैया है। मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज जहाँ पे मैं हूँ इनके वजह से ही हूँ। ओके, तो ये प्यारा सा मैसेज आप लोगों ने सुना, और आई थिंक आप लोग को हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आप जैसे प्लेयर के साथ में आपकी स्टोरी मैं शेयर कर पा रहा हूँ सभी लोगों के साथ। और आई गेस कि हम और भी ऐसे ही ढेर सारे प्लेयर्स और जो जेम्स हैं हमारे नागपुर के, उन्हें मैं पॉडकास्ट पे ला सकूं और आपसे मिलवा सकूं। सो ये हमारा जो पॉडकास्ट था, ये आई होप आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही ढेर सारे पॉडकास्ट हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। और तब तक के लिए आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। किसको? फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट को। ओके, सो दिस इज़ एंकर आलोक साइनिंग ऑफ। बट जाने के पहले मेरी दो लाइनें कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना। दोस्तों ज़िंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, और अगर ना मिल सके तो कम से कम याद करते रहना।